वेबसाइट ने नज़र कैसे आना है। ठीक है, जो भी उसके पेज होंगे, अगर हम कोई होम पेज सेटल करते हैं तो हमने क्या किया, हमने अभी तक वो चीज़ें ऐड की डिफ़ॉल्ट एडिटर से। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है उसके अंदर हमारे पास लिमिटेड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, हम उन ब्लॉक्स को इंक्रीज कर सकते हैं गटनबर्ग के एड ऑन्स वगैरह करके, जिससे क्या हो जाएंगे, हमारे पास और ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो क्रिएट करने की इजाज़त दे देगा हमें वो एडिटर। ठीक है, हम ऐसे करवा तो सकते हैं, बट अगेन उसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी हमारे पास क्या है, थोड़ी लिमिटेड है पर्टिकुलर ब्लॉक्स की। जैसे अगर हमने इमेज ले लिया तो इमेज की हमने जो सेटिंग्स वगैरह करनी है, जो CSS वगैरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर, जैसे कि मार्जिन, जैसे कि पैडिंग, वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पेज एडिटर होते हैं, इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेज बिल्डर्स, कि ये पेज को बिल्ड करने वाली जो है ना टूल्स है। ठीक है, अब ये जब हम इनके साथ काम करते हैं ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। जब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जब मार्केट के अंदर कोई खामियां मौजूद होती हैं, कमियां मौजूद होती हैं, तो जो कंपनीज हैं उन खामियों के जो है ना सॉल्यूशंस बनाती हैं। ठीक है, अब इस नीड को देखते देखते ना काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने, काफ़ी ज़्यादा दूसरे यानी कि ऐसा समझ लें ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट हमारे पास पेज बिल्डर्स जो है ना वो क्रिएट किए। ठीक है, कुछ होते हैं पेज बिल्डर और कुछ होते हैं वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि ये तो यूज़र्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें पेज को क्रिएट करने के लिए, क्यों, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि वो ये चीज़ ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें कोड ही लिखना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम ज़्यादा इन्हेंस्ड फीचर के साथ इन्हें कोई इस तरह का एडिटर दे दें, इस तरह का बिल्डर दे दें, जिसकी मदद से वो आसानी से जो है ना पेज क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब मेरे पास एक वेबसाइट है, सपोज मैं कह लेता हूँ बिल्ड इनोवेटिव। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है, अगर, या मैं कह देता हूँ, अब इसके ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी वेबसाइट है मुझे बताना पड़ेगा कि चीज़ों ने कैसे रिप्रेजेंट होना। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक ब्लॉग सेटअप किया था, और ब्लॉग सेटअप पे सिर्फ पोस्ट ही होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं बीइंग गुरु की, तो उसके ऊपर सिर्फ पोस्ट ही शो हो रही हैं, वो जैसे उनका थीम जो है पोस्ट को शो करवा देता है, बस उनका होम पेज भी वही बन जाता है। ठीक है, बट हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जिनके पेजेस वगैरह यूजली स्टैटिक होते हैं, जैसे बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, उसके अंदर क्या है, वहाँ पे भी तो हमें इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई हेडिंग है, कोई पैराग्राफ है, कोई बटन्स हैं, कोई बैकग्राउंड पे इमेज है, फिर अगेन हमारे पास क्या है, कोई हेडिंग आ जाती है, उसके बाद आइकन्स आ जाते हैं, वीडियो आ जाती है, पोर्शंस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास, हमें जो डिफ़ॉल्ट एडिटर्स जो हमें मिल रहे हैं, जैसे कि गटनबर्ग वगैरह, वो हमें इतने अच्छे से ये चीज़ें ऐड करने की इजाज़त नहीं दे रहे। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर आप कहते हो कि शूज़ में देखा जाए, तो जब शूज़ में आपके पास ज़रूरत पड़ी तो डिफरेंट कंपनीज आ गई जो कह रही हैं कि जी हम आपको जूता बना बना के दें।
जब गाड़ियों में ज़रूरत पड़ी तो डिफरेंट कंपनीज आ गई जो हमें गाड़ियां बना बना के दे रही। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं आपस में, जो कि क्या बना रहे हैं, पेज बिल्डर्स बना रहे हैं। अब उनमें से हमने क्या कर लेना है जो कि अच्छे हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि गाड़ियां या बाइक्स जो हैं वो तो काफ़ी कंपनीज बना रही हैं, बट अगर आपसे मैं पूछूं कि रिलायबल बाइक की कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे कि सर ये वाली रिलायबल है, ये वाली रिलायबल है। ठीक है। इसी तरह जब पेज बिल्डर्स की बात हो रही है तो क्या हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज बना रही हैं, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है वो बना रही है। ठीक है। उनमें से हमने जो कि पॉपुलर हैं हमने वो चूज़ करने हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर। जैसे कि मैं कह देता हूँ, एक एलिमेंटर है, एक हमारे पास सपोज डीवी है, इसी तरह वो बिहेवियर है, इसी तरह हमारे पास विजुअल कंपोजर है, वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा। उनके अपने अपने नाम है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना नाम है, उनके जूते की वो अपना कोई नेम बना देते हैं। इसी तरह एडिटर्स के भी क्या है, पेज बिल्डर्स के भी क्या है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं और ज़्यादा आसानी कर दी है कि आप आसानी से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें ये लेआउट नज़र आया तो हमने कहा यहाँ पे एक ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम क्या करवा सकते हैं, किसी भी पेज बिल्डर से ये चीज़ क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेज बिल्डर्स है ना, इन्होंने हमारे लिए क्या काम किया। पहला काम तो हमें पता लगा कि आसानी कर दी हमारे लिए कि हम ज़्यादा ऑप्शन जो हैं उनकी मदद से काम करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या किया हमारे पास कि हमें क्या करना पड़ता था, एक एडिटर पेज है और एक आउटपुट स्क्रीन। अब याद रहे मैं जो बात कर रहा हूँ मैं वर्डप्रेस के हवाले से ही कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास पेज है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई मुझे एक पेज ऐड करना है। ठीक है। तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी इस तरह से, जहाँ पे मैंने पेज को क्या करना है, एडिट करना है कि भाई मुझे ये ब्लॉक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारा। ठीक है। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर मैं इसे यहाँ पे अपडेट करूँगा और फिर मुझे एक नेक्स्ट पेज पे जाके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये जो इमेज है ये विजिटर्स को कैसी नज़र आनी है, ये जो टेक्स्ट है ये विजिटर्स को कैसा नज़र आना है, इस विजिटर्स को कैसी नज़र आनी है, वीडियोस कैसी नज़र आनी है, वगैरह। ठीक है। उस पे हमें क्या करना पड़ रहा है जी, यहाँ पे अगर मैं पेज पे आता हूँ तो एक पेज मुझे यहाँ पे चीज़ें एडिट करनी पड़ रही हैं, फिर मुझे एक दूसरे पेज पे जाके उसकी अपडेट्स देखनी पड़ रही हैं, फिर मुझे वापस आके चीज़ें एडिट करनी पड़ रही हैं। अगेन मैं यही कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ ऐड करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, फिर देखता हूँ। इन एक्सटर्नल बिल्डर्स वगैरह ने क्या कर दिया, इन्होंने एक ही पेज के ऊपर काम करवा दिया। ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, किसी ने अपना जो टैब है वो साथ ही दे दिया ऑप्शंस का, किसी ने फ्रंट एंड एडिटर बना दिया कि आप चीज़ों के ऊपर क्लिक करते हो और वो एडिट होने लग जाती हैं। यानी कि इन्होंने, अब मैं किसी स्पेसिफिक बिल्डर की बात करूं तो उसने अपने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि मैं यहीं से कोई इमेज ऐड कर सकता हूँ, यहीं से कोई वीडियो ऐड कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट ऐड करवा सकता हूँ। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि आप बार बार जो जा रहे हो उससे बेहतर आप यहीं से काम करवा लो। ये वाला जो एक स्टेप है इन्होंने मिनिमाइज कर दिया और आप जो लाइव स्क्रीन पे देख रहे होते हो, जैसे अब मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं यहीं पे एडिट कर सकता हूँ। कुछ एडिटर तो ऐसे हैं कि मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया, अभी तो मुझे एडिट करने की इजाज़त नहीं दे रहा, बट जब ये एडिटिंग ओपन होगी किसी एडिटर के अंदर तो मैं यहीं पे क्लिक करके इसका टेक्स्ट लाइव चेंज कर लूँगा, या मैं क्या करूँगा, लाइव भी चेंज कर सकता हूँ और मेरे पास पैनल ओपन हो जाएगा,
या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे जिसकी मदद से मैं वो पार्टिकुलर चीज़, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो इमेज है, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, स्टाइल कर सकता हूँ, उन्हें डिज़ाइन जो है वो करवा सकता हूँ। पहली चीज़, इन्होंने ऑप्शन ज़रा ज़्यादा दे दिए, ठीक है, चीज़ों को एडिट करने के, कस्टमाइज़ करने के ज़्यादा वैरायटी हमें दे दी। और सेकेंडली हमें क्या कर दिया, हमें अलाउ कर दिया कि हम लाइव प्रीव्यूज़ के ऊपर ही वेबसाइट्स को, पेजेस को क्या करवा सकते हैं, एडिटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर दिया। खैर ड्रैग एंड ड्रॉप तो काफ़ी हद तक गटनबर्ग के अंदर भी मौजूद था, बट इन्होंने भी वही फीचर जो है ज़्यादा इन्हेंस्ड तरीके से, ज़्यादा आसान तरीके से ऐड कर दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ है, आपने वो ड्रैग करके अपने पेज पे डाल दी, ठीक है, कोड आपको लिखना ही नहीं पड़ रहा। आपने क्या किया, जैसे अब ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया और अपने पेज पे लाके छोड़ दिया, टेक्स्ट आ गया। हाँ, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर आपने उस पर क्लिक किया और उसे क्या करवा लिया, एडिट करवा लिया, ठीक है। इसी तरह कोई शेप चाहिए तो शेप को कॉपी किया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया और उसे क्या करवा लिया, एडिट करवा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर थे जो एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी प्लगइन्स ने आके, एडिटर्स ने आके, पेज बिल्डर्स ने आके, वेबसाइट बिल्डर्स ने आके हमें क्या करवा दिए, प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब उन पेज बिल्डर्स में अगर मोस्ट पॉपुलर की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाता है एलिमेंट ऑटोमेट। बस सिंपल ये है। क्या है जी, फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर। अब ये क्या है, वेबसाइट बिल्डर है। जब ये स्टार्ट हुआ था ना कंपनी, तो ये एक पेज बिल्डर के तौर पे आया था, बट अगेन जब कोई कंपनी या कोई चीज़, प्रोडक्ट स्टार्ट होती है तो हो सकता है कि वो चीज़ क्या हो, यानी कि उसके अंदर कम फीचर्स हो, बट टाइम गुजरते हुए, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ अपने अंदर फीचर्स वगैरह बढ़ाती रहती है, ठीक है। अब ये वही बात थी जो मैंने आपको बताया कि एक उसके साइड पे एक पैनल है जहाँ से हम उसे चीज़ों को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं और एडिटिंग भी करवा सकते हैं। अब इसने हमें क्या दे दिया है, हमें ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं। ये देखें, जितने के हमें वहाँ पे नहीं मिल रहे थे वो सारे क्या करवा दिए, इसने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। किसकी मदद से आए हैं ये, इन्होंने क्या करवा दिए, हमें ये पैनल दे दिया, जैसे कि नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं चीज़ों को ड्रॉप करूँगा और अपने पास इस्तेमाल करूँगा। अब इन्होंने देखें लिखा तो ये हुआ कि ये फ्री है, जैसे कि मैं बैक जाता हूँ तो लिखा हुआ है फ्री वर्डप्रेस। कुछ ऑप्शंस ये फ्री में देते हैं कि आप इन्हें यूज़ करो फ्री में, बट अगेन जब आप इसे इस्तेमाल करने लगते हो तो क्या होता है, आपको जब ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो कहते हैं कि ये पेड है। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो क्या है, यूजली पेड ही होते हैं, फ्री जो है वो नहीं होते, ठीक है। एक मिनट रुकें जी, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। अच्छा जी, ठीक है। अब हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमने अपने अब जो पेज बनाने हैं ना, या क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो पेज बनाएंगे वो हम इनसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिल रही है, ठीक है। बट हमारे पास पेज क्रिएट करने का जो है मैकेनिज़्म क्या होता है। अब हमारा जो पेज है ना वो कंसिस्ट कर रहा होता है मेजरली तीन चीज़ों के ऊपर। क्या है कि जो हमें एक पेज होता है हमारा, वेब पेज जिसे हम कह रहे हैं, वो यूजली कंसिस्ट करता है तीन चीज़।
कौन सा? एक पहला तो उसका हेडर होता है, एक उसका फुटर होता है, और एक उसका क्या होता है, सेंट्रल एरिया, जो जिसे हम कंटेंट कह रहे थे। जब से हमने बात की HTML CSS वगैरह की, तब भी हम कह रहे थे कि कंटेंट एरिया, एक हेडर एरिया, एक फुटर। ठीक है, ऊपर वाला एरिया हेडर है, ये हमारे पास फुटर है, और ये हमारे पास क्या है, कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर चीज़ें कैसे आ जाएंगी कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट आना है, बैनर इमेज आनी है, सबसे बड़ी जो इमेज है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ आ रही है, आपके पास कौन सी इमेज ने यहाँ पे शो होना है, इधर कोई टेक्स्ट आना है, और फिर इधर कोई टेक्स्ट आना है, इधर किसी इमेज ने शो होना है, वगैरह वगैरह। वो जिस तरह का लेआउट होगा वो आप बना सकते हैं। अब एक वेब पेज के अंदर 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, हेडर, फुटर और कंटेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पेज बिल्डर देखे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया क्रिएट करने की इजाजत देते हैं जो कि कंटेंट एरिया। ये एरिया हम क्रिएट करेंगे किसी पेज बिल्डर की मदद से। ठीक है, अब हमने हेडर भी तो, मेन्यू भी तो बनानी है, फुटर भी तो बनाना है। ठीक है, अब ये जो हेडर और फुटर है ना, ये हम किससे क्रिएट करवाएंगे, ये हम लेंगे थीम से। हमने देखा था कि जो हेडर वगैरह की रिप्रेजेंटेशन के रूल्स होते हैं कि हेडर ने कैसे नज़र आना है, मेन्यू के कैसे आइटम्स होंगे, वगैरह वगैरह, वो हम ले लेते हैं। वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थीम बताती है कि अच्छा, ऊपर वाली जो मेन्यू है वो ऐसी नज़र आएगी, नीचे वाला जो फुटर है वो ऐसे ऐसे नज़र आएगा। ये ऑप्शन थीम के साथ आ जाता है। पेज का लेआउट भी थीम बताती ज़रूर है, बट हम क्या करेंगे, लेआउट उससे ले लेंगे, यानी कि उसने एरिया कितना कवर करना है, पूरा पेज होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, वगैरह वगैरह। प्लस जो उसके ऊपर चीज़ें डालनी है ना, कि कौन सी इमेज कैसे आएगी, कौन सा टेक्स्ट कैसे आएगा, वो हम किससे बनाएंगे, वो हम किसी पेज बिल्डर की मदद से क्रिएट करवा लेंगे, और हेडर और फुटर जो है ये थीम से बना लेंगे। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि पेज बिल्डर में और वेबसाइट बिल्डर में क्या फ़र्क है। वेबसाइट बिल्डर आपको हेडर और फुटर बनाने की भी इजाज़त दे देता है। यानी कि ये जो हमने एक इसकी एग्जांपल देखी, किसकी, ये जो हमारे पास है एलिमेंट, इसकी एग्जांपल देखिए, जब ये स्टार्ट में आया ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया बनाने की इजाज़त दे रहा था। उसके अंदर ये ऑप्शन दे रहा था कि अच्छा ये क्रिएट कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सारा। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इसने क्या करवा दिया, ये वेबसाइट बिल्डर बन गया। अब ये आपको हेडर बनाने की भी इजाज़त देता है और फुटर बनाने की भी इजाज़त देता है, कि आप सारा कुछ जो है ना, वो किसकी मदद से ले लो, इस वेबसाइट बिल्डर की मदद से ले लो। बट ये जो चीज़ें हैं हेडर वाली और फुटर वाली, ये चीज़ें अभी भी इसके पेड फीचर्स में अवेलेबल है, कि अगर आपने है उसकी मेन्यू भी क्रिएट करवानी है, फुटर भी बनवाना है इसी की मदद से, तो आपके पास ये जो फीचर है ये क्या है, पेड है। पेज को क्रिएट करने की इजाज़त तो ये हमें वैसे भी दे देते हैं। ठीक है, अब हम यूजली जो पेज बिल्डर्स को इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हम अपना सेंट्रल एरिया क्रिएट करवा रहे होते हैं कि वो कैसा लगेगा। जो टॉप एरिया है और जो बॉटम एरिया, यानी कि जो हेडर है और जो फुटर इंफॉर्मेशन है, वो हम ले रहे होते हैं थीम की मदद से। वो थीम बता रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, इस तरह से करके हमने क्या करवाना है, अपना पूरा जो पेज है वो क्रिएट करवाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि कैसे हमें काम करवाना है? जी सर। जी सर, जी बिल्कुल। सर। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है उस कंटेंट की
ऊपर वाली मेन्यू वगैरह की तो चलो हमें बात समझ आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट को जो क्रिएट करना है वो कैसे क्रिएट करना है। ये बात मैं आपको हर दफ़ा बता चुका हूँ, शायद वर्डप्रेस में भी मैंने की है, मैंने आपको कहाँ पे भी बताई है, यानी कि जब हम HTML CSS कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताई है कि पेज को बनाने का ये तरीका होता है, इस तरीके से पेज बनता है कि पेज बनता है हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट एरियाज के अंदर। अब वहाँ पे HTML CSS के अंदर हम मैनुअली काम करते थे, हम कोडिंग से काम करते थे, तो हम क्या करते थे, एक डिव बना लेते थे, तो डिव बेसिकली एक सेक्शन हो जाता था, फिर उसके अंदर और डिव्स बना लेते थे, तो वो मजीद सब सेक्शन में डिवीजन होती जाती थी। यहाँ पे अब हमने हाथ से कोड तो नहीं लिखना कि डिव ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे तो हमने चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, या किसी एरिया को ले लेना है, या बटन पे क्लिक करना है तो उसने एक सेक्शन बना देना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी हमने जो चीज़ें क्रिएट करवानी है वो उसी तरह से करवानी है जैसे रोज और कॉलम्स की मदद से। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने पेज बिल्डर प्रोवाइड कर रही हैं, हो सकता है वो इनके नाम अलग अलग लेती हो, कोई इसे सेक्शन कह रहा होगा, कोई इसे रो कह रहा होगा, कोई इसे इनर सेक्शन कह रहा होगा, कोई इसे कॉलम कह रहा होगा, ठीक है। क्या होगा, उसके नाम जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने स्पेसिफिक एरियाज के अंदर चीज़ों को क्रिएट करना है, यानी कि पहले उसका एक कॉलम बना लेंगे, अच्छा जी। हमने जब चीज़ों को क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले उसका एक रो बना लेंगे, एक सेक्शन बना लेंगे। देखिए जो ऐसे होती है वो रो होती है, जिस तरह से है वो कॉलम, और फिर उसके अंदर हमने कॉलम्स बना लेने हैं, और कॉलम के अंदर अपना कंटेंट डाल देना है जैसे डेव में डाला था। आइकन डाल दें, पिक्चर डाल दें, टेक्स्ट डाल दें, जो कुछ आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आइकन डाल दें, पिक्चर, टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से नीचे एक आप क्या करोगे, 3 कॉलम्स बनाओगे, या 4 बनाओगे, या 5 बनाओगे, जिस तरह से भी आप क्रिएट करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आप अपना टेक्स्ट डाल दोगे, अपनी किसी में इमेज डाल दी, किसी में फिर टेक्स्ट डाल दिया, वगैरह वगैरह। ये बनाने का या इस तरह से क्रिएट करने का हमें पता है फ़ायदा क्या होता है, कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहती है। अब चूंकि जो हम मैनुअल काम करते थे, जो हम बिल्कुल ज़ीरो से कोड करते थे खुद से, जब हम डिव्स बनाते थे, हमें पता होता था कि हम अगर ऐसे सेक्शन में डिवाइड भी करेंगे, इन्हें इस तरह से कॉलम्स में डिवाइड भी करेंगे, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। बट यहाँ पे जब हम उसे उसका एक एरिया क्रिएट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिस्पॉन्सिव। क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बनेगा। बस सिर्फ हमने इतना काम करना है कि बनाना इस एरिया के अंदर। जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें तो हमें CSS की मदद से रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा कि अच्छा इतने पे ऐसा हो जाए, इतने पिक्सल्स पे ये ऐसे ब्रेक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, रूल्स खुद डिक्लेयर करने पड़े। यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ, वो कह रहे हैं बस आप इतना काम कर दो कि उन्हें बनाओ ही इस तरीके से कि जैसे ही आपका पेज ब्रेक होगा तो ये वाला जो एरिया है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये एरिया है ये इसके नीचे, और ये वाला जो है ये ऐसे सबसे बॉटम। चीज़ें खुद को एक दूसरे के साथ स्टैक कर लेंगी। तो हमने यही रूल को माइंड में रखते रखते अपना पूरा पेज बनाना है। पहले उसका एक सेक्शन, ठीक है, फिर उसके अंदर कॉलम, और फिर उसके अंदर चीज़ें। अगर आपने ज़्यादा कॉलम नहीं बनाने तो आप एक ही कॉलम बनाओ, अगर ज़्यादा बनाने हैं तो 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इस पेज पे है, पहले सिंगल है, जैसे मैंने आपको HTML में भी बताया,
फिर उसके बाद 4 हैं, 4 के अंदर कुछ भी चीज़ें हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ऐसे 5 है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये कोई एक पर्टिकुलर विजिट हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हों, यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते करते हमने क्या करवाना है, पेज अपना क्रिएट करवाना है। अब ये तो कुछ जनरल चीज़ें थी कि पेज बनेगा कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ से लेंगे, पेज बिल्डर होता क्या है, वेबसाइट बिल्डर होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये फैसिलिटी हमें दे रही हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। अब कोई भी चीज़ पॉपुलर इसलिए होती है क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करती है, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि एप्पल सर क्यों इतना पॉपुलर है, तो मैं आपको कहूँगा कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देती है, यानी कि उनके मोबाइल फ़ोन्स अच्छे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उनके लैपटॉप्स अच्छे हैं, वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं वगैरह वगैरह, इसीलिए वो ब्रांड चल रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी और कंपनी का करो, वो भी तो मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, लैपटॉप बना रही है, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो उसके फीचर ज़्यादा नहीं है, या तो उस ब्रांड पे रिलायबिलिटी नहीं है, या उस ब्रांड की गुडविल नहीं है वगैरह वगैरह, जो कि काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ तो आप कहोगे सर सैमसंग भी तो यही चीज़ें दे रहा है और एप्पल भी दे रहा है, तो एप्पल और सैमसंग क्या हैं, आपस में कंपेटिटर्स हैं। अगर कोई बंदा सैमसंग को चूज़ कर लेता है, जैसे सैमसंग के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उनकी एक अलग बेस है, एप्पल के फैंस की एक अलग अलग बेस है। ठीक है, अब अगर हम मसाला जात में बात कर लें तो दो बड़े ब्रांड चलते हैं पाकिस्तान में, एक नेशनल है और एक शान है। अब कुछ लोग हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो नेशनल के मसाला जात चूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ होंगे जो शान के कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपेटिटर्स हैं। तो अगर आप शान का कर रहे हो तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई हमारी जो सॉल्ट है वो नमकीन ही नहीं है, उसका सॉल्ट भी नमकीन है और उधर का सॉल्ट भी नमकीन है, बस कंपनीज का फ़र्क है, उनकी ब्रांडिंग का फ़र्क है वगैरह वगैरह। इसी तरह ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेजर ऑप्शन, टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गया, वीडियो आ गई, आइकन आ गया, सेक्शन आ गई, ये सब में मौजूद है, क्योंकि ये तो सबको ही चाहिए ना, बस सिर्फ और सिर्फ इनके रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क हो सकता है। अब वो कंपनीज हैं कौन कौन सी, कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर कौन कौन सी है। मैं कुछ फेमस कंपनीज के आपको नाम बता देता हूँ। एक है हमारे पास एलिमेंट और, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विजुअल कंपोजर, एक हमारे पास आ जाता है WP बेकरी, एक हमारे पास आ जाता है बेवियर बिल्डर, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्राइव आर्किटेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है DV। ठीक है, इसी तरह जैसे और भी हैं, जैसे मैं आपको बात बता रहा था लाइव कैनवास वगैरह, वो भी हैं बट वो पॉपुलर नहीं है। ये जिनकी हमने अभी बात लिखी है ना, ये ज़रा थोड़े से पॉपुलर हैं, यानी कि इनकी ज़रा ज़्यादा एवरेज है कि यूज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए हमें ये तो मैंडेटरी आना ही आना चाहिए। अब जितने बिल्डर्स हैं, देखें है तो बिल्डर्स ही ना। ठीक है, अगर आपको ये उसी तरह से अगर आपको होंडा की बाइक चलानी आती है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सुपर एशिया की बाइक भी चला सकते हैं। ठीक है, या किसी और कंपनी की बाइक भी चला सकते हैं।
या मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वेरिएशन भी कर लेते हो कि अगर आप कहते हो कि होंडा 70 जो है उसको चलाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि हमारे पास जो दूसरी है ऐसा कर लें कि YBR कर लें, उस पर गेयर्स वगैरह की मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, तो उसे चलाना अलग है। बट अगेन कुछ चीज़ें तो सेम है ना, हैंडल करना बाइक को वो तो सेम है। इसी तरह हमारे पास इनके अंदर भी फीचर्स सेम है। ठीक है, क्या है फीचर सेम है क्योंकि टेक्स्ट वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बट अगेन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो पैनल्स हैं वो कैसे ओपन होंगे जिससे हम एडिटिंग करेंगे, वो हर किसी के क्या हैं अपने अपने अलग अलग। कैसे, मैं इधर से ही अगर एक क्विक ओवरव्यू दूं, ये देखें, यानी कि अब लाइव वेबसाइट है, उधर से ही आप एडिट कर सकते हो, कॉपी क्लोन पेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि मैं वेबसाइट के ऊपर ही इसका जो है ना कंटेंट चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, थोड़े से इन्होंने क्या किए हुए हैं, थोड़ी सी ट्वीक्स वगैरह में दिखाई हुई है कि ऐसे ऐसे होगा। ये देखिए, पैडिंग दे रहा हूँ, एक ऐसा एरिया आ जाएगा जहाँ पे मैं पैडिंग दे सकता हूँ। अब ये विजुअल कंपोजर है जहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हो। देखो पैडिंग दे रहे हैं, ये पिक्चर पे इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा बढ़ गई है पिक्चर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, रेडियस, आप सारा कुछ दे सकते हैं। हालांकि अब देखें गटनबर्ग के अंदर ऐसा पैनल नहीं था जिसमें हम चीज़ें दे सकें, बट यहाँ पे है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हम क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर उसे देख सकते हैं। ये देखें, मोबाइल पे देख लें, इस पे देख लें वगैरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद WP बेकरी है, इस पे एडिट करने का। ये देखें यहाँ पे इसे क्या कह रहा है, वो रो कह रहा है और कॉलम कह रहा है, जबकि हम अगर एलिमेंट और में देखें तो वहाँ पे सेक्शन और कॉलम, यहाँ पे क्या है, रो और कॉलम। बस आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, अब अपने हिसाब से बता रहा है कि जी ये हमने ऐड किया है। हर कंपनी अपनी तारीफ करती है। दोनों पेज बिल्डर्स हैं, पेज फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एनी वर्डप्रेस थीम, हर वर्डप्रेस थीम के साथ ये चल जाता है। ये कुछ जो हम देख रहे हैं ये जनरल पर्पज है, यानी कि ये ज़्यादा सब थीम्स के साथ यानी कि हम इनसे काम कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी भी थीम्स होती हैं जो कि अपने बिल्डर्स खुद साथ लेके आती हैं, कहती हैं हमारा बिल्डर यूज़ करो अगर हमारी थीम पे काम करो। ठीक है, अब ये क्या है, ये बिहेवियर बिल्डर है, ये बता रहा है कि जी हमारे पे ऐसे ऐसे आप एडिट कर सकते हो वगैरह। अलग कंपनी है। थ्राइव आर्किटेक्ट है, ये क्या है, ये भी वर्डप्रेस का क्या है, पेज बिल्डर। एक चीज़ सब में कॉमन मिल रही है, ये भी हमारे पास क्या है, पेज बिल्डर। कुछ पेज बिल्डर्स हैं, कुछ वेबसाइट बिल्डर्स हैं। अगेन मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ क्या होता है। ये है, ये वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे एडिट कर सकते हो। हर कंपनी अपनी तारीफें करे। उसके बाद डीवी है, डीवी की अपनी थीम है और अपना बिल्डर्स वगैरह है, बट ये क्या है, पॉपुलर है। ये देखिए, अब इस कंपनी का नाम है एलिगेंट थीम, उनकी एक प्रोडक्ट है डीवी। ठीक है, उसकी मदद से हम, वो कह रहा है कि आप ऐसे ऐसे काम सारा कुछ करवा सकते हैं, ऐसे करोगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से बनी बनाई चीज़ें वगैरह वगैरह। इफेक्ट, शेप डिवाइडर, बल्क एडिटिंग। यार जी, जी जी, इनमें पेड कौन सा है और फ्री कौन सा सारे पेड है। है? अच्छा, ठीक है, अगर फ्री है भी सही ना, तो उनके कुछ फीचर्स फ्री हैं, जैसे हमने बात किया कि ये इसके कुछ फीचर्स फ्री हैं बाकी पेड है। विजुअल कंपोजर, इसके कुछ फीचर फ्री हैं बाकी पेड है, बाकी जो कुछ है वो टोटली पेड है। अब डीवी जो है वो टोटली पेड है, वो फ्री में है ही नहीं। ठीक है, कुछ फ्री में मिलेंगे और कुछ मिलेंगे जो कि थोड़ा सा पोर्शन फ्री में है, बाकी पेड। बट आप ऐसे ही समझें कि अगर आपने इसे प्रॉपर यूज़ करना है ना, तो आपके लिए सभी पेड है, क्योंकि हमें पेड फंक्शनैलिटी लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है,
अब ये हमारे पास फेमस है। अब आप लोग अगर चाहो तो इनके नेम याद कर लो, अपने पास लिख के रख लो, क्योंकि हमने ये सारे पेज बिल्डर्स अपने पास नहीं करने। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम एक कर लें या दो कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये जो सारे बिल्डर्स हैं, आपको क्लाइंट्स के लिए इन पे भी काम करना पड़ सकता है। एक क्लाइंट आता है, उसके पास सारा कुछ हुआ है, लगा हुआ है, अब वो थ्राइव को यूज़ कर रहा है और वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई इसे ही यूज़ करना है। तो आप क्या कहोगे, नहीं मैंने तो क्या कहते हैं विजुअल कंपोजर पे काम सीखा था, उस पर करवा लो। हमारे क्लास में तो जो सर थे उन्होंने तो हमें एलिमेंट का लेक्चर दिया था, उस पर करवा लो। ऐसा तो नहीं ना आप कहेंगे। चीज़ें जो हुई होंगी आपको उसी के ऊपर काम करके देना पड़ेगा। तो कैसे काम करके दोगे? अगर तो आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी रखते हो और आपने इन चीज़ों की जो मेजर आपको बता दी है, कोशिश करें कि आप अपने तौर पे इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, इन्हें ढूंढें, इन्हें लगाएं और इन पे पेज क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि आप इनके ऑप्शन से थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ। क्योंकि जब प्रोजेक्ट आएगा, अगर आपने उस प्रोडक्ट को समझना भी तब है और करके भी तब देना है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ऐसा ही है जैसे आप कोई एक डिलीवरी जो है ना, उसकी एक कंपनी खोल लेते हो जो चीज़ों की डिलीवरी देते हैं। अगर आप बाइक चलानी भी उसी दिन सीखोगे जिस दिन आपको ऑर्डर आ जाता है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ डिलीवर करो, और डिलीवर भी उसी दिन करनी है, और आप बाइक चलानी भी उसी दिन सीख रहे हो, तो आपके पास चीज़ें मुश्किल है। आप एक काम कर सकते हो कि आप बाइक चलानी पहले से सीख के रख सकते हो अपने पास कि भाई बाइक चलानी तो आती है, जिस दिन ऑर्डर आएगा बस डिलीवर करना है, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह इन बिल्डर्स का थोड़ा सा आइडिया पहले से लेके रखो कि अच्छा ये इधर ये चीज़ें ऐसे ऐसे, ताकि जिस दिन ऑर्डर आए उस दिन आपने सिर्फ इन चीज़ों को यूटिलाइज करके काम करना बस। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो इनके नाम वगैरह जो हैं वो अपने पास नोट कर सकते हैं। बट अगेन सिर्फ यही बिल्डर नहीं है जिनको आप फेस करोगे। हर वेबसाइट, हर थीम जो है, अब देखिए अवाडा थीम है ना, अवाडा थीम इनमें से कोई बिल्डर को इस्तेमाल नहीं करती। जो बड़ी प्रीमियम थीम्स हो जाती हैं ना, वो कहती हैं, वो अपना बिल्डर भी साथ लेके आती हैं। उन कंपनीज ने अपने हिसाब से जो उनकी थीम के साथ बहुत अच्छे से कंपेटेबल होता है, वो बिल्डर साथ लेके आती है। जैसे ही आप वो थीम लगाते हो ना, वो आपको फौरन एक वार्निंग, एक एरर, एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इन्हें भी ऐड कर लो। फिर अगर आप किसी और थीम पे काम करोगे, किसी और चीज़ को लगाओगे, तो उसका एडिटर आपको अपना करना पड़ेगा। जैसे अगर अवाडा की बात करें, मैं बल्कि आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। थीम फॉरेस्ट पे चले जाते हैं हम। अब अवाडा जो है ना, उसकी कंपनी का नाम है थीम फ्यूजन, उनकी प्रोडक्ट का नाम क्या है, अवाडा। ठीक है, कंपनी का नाम थीम फ्यूजन है और प्रोडक्ट का नाम क्या है, अवाडा। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इनकी सारी कुछ चीज़ें अपनी है। फॉर्म बिल्डर अपना, ठीक है, प्रोडक्ट पेज, कार्ड पेज, सारा कुछ बिल्ड करना है। वो कॉमर्स बिल्डर अपना है। ये ऊपर देखिए हेडिंग दी हुई है, वेबसाइट बिल्डर अपना है, अवाडा वेबसाइट बिल्डर। कहीं इन्होंने किसी थर्ड पार्टी का नाम यूज़ नहीं किया कि अच्छा मैं किसी थर्ड पार्टी को लेके आऊँ और उस पर काम करूँ। कस्टमाइज खुद करते हो आप इसी की मदद से। बाकी उन्होंने क्या किया हुआ है अपने पास प्रीमियम प्लगइन्स, ये देखें, अवाडा बिल्डर।
बाकी उन्होंने कुछ प्लगइन किसी और कंपनी से लिए हुए हैं, जैसे ये स्लाइडर एवोल्यूशन है, लेयर स्लाइडर है, ये बाकी थर्ड कंपनीज है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट बिल्डर उनका क्या है, उनका अपना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ D7 थीम, अच्छा अब ये देखिए D7 थीम जो है ना, यहाँ पे ये देखिए आइकन बना हुआ किसका, WP बेकरी का, ये वाला आइकन, ये जो ऐसा समझ लें ये बेकिंग कैप्स होती हैं आई गेस, या शेफ कैप इसे कहते हैं पता नहीं, बट ये देखिए आइकन इनका वही वाला लगा हुआ है। अब कुछ थीम्स प्रीमियम है, बट ये एक प्रीमियम रिसोर्स को यूज कर लेती है। भाई हम अपना पेज बिल्डर बनाने पे जो इतना टाइम बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम थीम बना देते हैं और हम इस बिल्डर के लिए कुछ रिसोर्सेज बना देंगे। बट हम क्या कहेंगे कि हम थीम हमने अपनी बनाई, बिल्डर के लिए हम एक और कंपनी के पास गए, हमने उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर लिया, उसकी सर्विसेज को यूज़ कर लिया और हमने अपनी थीम जो है वो मुकम्मल कर ली। ये देखें, अब ये देखें D7 थीम है, बट ये बिल्डर कौन सा यूज़ करेगी, WP बेकरी। क्यों, क्योंकि ये WP बेकरी के साथ ज़रा अच्छे से कंपेटेबल है। और कौन सा यूज़ कर सकता है, D7 इज फुली कंपेटेबल विद एलिमेंट। अब वो आपको चॉइसेस दे रहा है कि आप वो यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आई D7 ने एलिमेंटोर को क्यों यूज़ किया है। तो इसी तरह से है कि ये एक अलग कंपनी है, D7 वाले एक अलग कंपनी है। उन्होंने एलिमेंटोर की सर्विसेज अपने पास यूज़ कर ली। उन्होंने कहा कि हम पूरा बिल्डर जो नया से बनाएंगे, जो एक बना बनाया, हम क्या करते हैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ दी थीम्स ये काम करते हैं। अवाडा ने नहीं किया, अवाडा ने कहा हम किसी और की नहीं लेंगे, हम अपनी काम करेंगे, उनकी अपनी मर्जी है। D7 वालों ने कर लिया, बट मोस्ट ऑफ दी थीम्स कोलैबोरेशन करती हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों से मैं काम करवा सकता हूँ। ये देखें, यानी कि अगर आपको ये बिल्डर आ जाता है ना, ये वाला, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप काफ़ी प्रीमियम थीम्स को हैंडल आसानी से कर सकोगे। क्यों, क्योंकि वो भी तो उसी बिल्डर को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। पोर्टो की बात कर लेते हैं। अब पोर्टो देखें, WP बेकरी, एलिमेंट और विजुअल कंपोजर और गटनबर्ग भी, ठीक है। इस सब के साथ जो है वो काम करवा रहा है पोर्टो प्लस एलिमेंट। बट आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी में है ना, वो यही है, पहले वाला। हर थीम उसकी बात कर रही है मेजरली, हर उसे ज़रा आइडिया दे रही है। देखें, बेकरी के साथ भी इन्होंने चले, उसे भी आइडिया दिया, यानी कि उसे भी इंक्लूड किया विजुअल कंपोजर के साथ, यानी कि थीम पोर्टो है और एडिटर कौन सा है, विजुअल कंपोजर। बट अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे ज़्यादा जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, मतलब कि ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये मैंडेटरी है कि मुझे ये तो आना ही आना चाहिए। ये देखें, ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। न्यूज़पेपर क्या करता है, इसका बिल्डर अपना है, ठीक है। अब इसके अगर मैं रेट करता हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा कहीं कि भाई ये बिल्डर कर लो, ये कर लो। इसका बिल्डर क्या है, अपना है, जिसका नाम है टैग डेव, योर कंप्लीट टूल किट फॉर फ्रंट एंड वेब डिजाइन। अब इस कंपनी का नाम भी टैग डेव है, टैग डेव कंपनी है, ये देखें, और उसकी प्रोडक्ट है न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि ये उनके साथ काम नहीं कर रहा, ये अपना बना लिया इसने। इसी तरह आपको दो तरह की थीम्स मिलेंगी, जिनका अपना है, जो कि किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो अगेन आपको ये बिल्डर्स आने ज़रूरी हैं ताकि आप डिफरेंट थीम्स के साथ काम कर सको। और ज़्यादातर थीम्स के साथ तो यही वाला बिल्डर चल रहा है, मतलब कि ये अगर आए तो फिर हमारे पास चीज़ें आसान हैं। बट बाकी जो है वो भी आपने करने हैं, ये नहीं कि आप
कोर्स के अंदर मैं आपको शायद वो ना लगा के दिखाऊं कैसा होता है, बट अगेन मैंने आपको सिर्फ अगर नाम बता दिए हैं तो आपने यूट्यूब के थ्रू या क्या कर लेना है, छोटी छोटी कोई वीडियो देख के या इसे लगा के या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू आपने ये काम जो है वो करना ज़रूर है। जैसे थीम्स है वैसे ये है, बट इसके साथ ज़रा आपको ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगी चीज़ें, ज़्यादा काम करवाना पड़ेगा, तो आप ये करें, ठीक है। अब ये आपको एक कंप्लीट आइडिया हो गया कि पेज बिल्डर्स क्या होते हैं, कोई थीम कैसे यूज़ करती है, कौन से थीम के साथ कंपेटेबल होते हैं, कौन से नहीं होते, थीम अपना लेके आती है या नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐड करके देखता हूँ कि ये भाई ऐड करें तो क्या होता है। अब चूंकि इसका कुछ हिस्सा फ्री में है, कुछ हिस्सा पेड है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि फ्री और पेड का क्या फ़र्क है। तो मैंने अब जो थीम थी, मेरी थीम एस्ट्रा ही लगी हुई है, क्योंकि ये किसी थीम के साथ भी कंपेटेबल है एलिमेंट और जो है, तो मैं इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। प्लगइन में आ जाए, ऐड न्यू पे क्लिक करें, भैया अब ये देखें, किसी भी प्लगइन को जज करने के थोड़े से कुछ असूल होते हैं। जी ऑन, जी ऑन अब्बास, अच्छा जी, हमारे पास क्या होते हैं किसी प्लगइन वगैरह को थोड़ा सा जज करने के लिए कुछ ये चीज़ें होती हैं कि आप उनकी रेटिंग वगैरह देख लें। अब देखें, इसे सब ने 5 स्टार ही दिया हुआ। बाकी प्लगइन्स की अगर मैं किसी की बात करूं तो इन्हें देखें 4 दिया हुआ है। ये खैर वैसा प्लगइन तो नहीं है, बट कोई भी प्लगइन है इसकी रेटिंग कम है। मैं रेटिंग के हवाले से बात करूं, इसकी थोड़ी कम है वगैरह, किसी की 2 भी होगी, 3 भी होगी, वगैरह वगैरह। जी सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। जी सर। सर
अच्छा, कुछ कॉमन तरीके कि आप कैसे किसी प्लगइन को जज कर सकते हैं। अब देखें, इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस, जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, तभी तो इतने ज़्यादा लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। अगर तो इतना ना होता तो इसे कोई इंस्टॉल ना करते, उसकी रेटिंग वगैरह से, उनकी अपडेट्स वगैरह से। अगर तो आप कोई प्लगइन करने लगे और वो अपडेट हुआ था 1 साल पहले, तो आपको पता होगा कि 1 साल बाद कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, वर्डप्रेस वगैरह, ये वो सारा कुछ अपडेट आती रही है। मतलब कि ये जो मैं प्लगइन कर रहा हूँ, ये इतना पहले अपडेट हुआ था, तो पॉसिबल है कि ये मेरे सिस्टम के साथ अब ठीक तरह ना चले, या ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रही। अब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट पे ध्यान कैसे देती है अगर वो डिजिटल है, कि वो उसे टाइम टू टाइम अपडेट करती रहे। जैसे 3 वीक पहले, 2 वीक पहले, 1 महीना पहले, 7 दिन पहले, 2 वीक्स पहले, 6 डेज, 3 दिन पहले, आपको ऐसे रिसेंट टाइम्स ही मिलेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी है ना, बस 3 वीक यानी कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर ही है। ठीक है, जिसकी चीजें ज्यादा पुरानी है, जैसे 1 साल पहले उन्होंने किया था अपडेट, मतलब कि वो कंपनी अपनी चीज पे ध्यान नहीं दे रही। 1 साल में तो कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों से आपने क्या कर देना, जज कर देना कि ये मेरे लिए ठीक है भी सही कि नहीं, ताकि आप अपना टाइम वगैरह बचा सकें। इससे बेहतर कि आप पहले लगा के देखो, फिर ठीक ना हो फिर उसे हटा दो। अब ये देखें, इसकी तो सारा कुछ अच्छा है और मुझे पता है अच्छा ही है, क्योंकि ये तो वैसे ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हमने क्या कर लेना है, हमने इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब इसे इंस्टॉल करके एक्टिव, जैसे कोई थीम करते हो ना, वैसे ही प्लगइन भी होते हैं, सर्च कर लो या अपलोड कर लो, एक्टिवेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, मेरे पास इसका एक पूरा पैनल आ जाता है कि जी वेलकम, ये वो सारा कुछ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सेटिंग्स है, रोल है, टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं कि आप कस्टम ऐड भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, काफ़ी ऑप्शन है। टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि आप एज अ टेम्पलेट चीज़ों को स्टोर भी करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसकी मदद से अपना पेज क्रिएट करवाना है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पेज में जाके भी क्रिएट करवा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जो है वो पेज वगैरह क्रिएट करवा सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज पे चला जाता हूँ। क्या कल तक मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि एडिट विद एलिमेंट हो? नो सर, ये भी आपने नहीं था, प्लगइन किया। बिल्कुल। जैसे ही प्लगइन ऐड किया तो वो प्लगइन अपने जो इफेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे शो करवा देता है। अब ये देखें, इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई अगर इस पेज को एलिमेंट के साथ एडिट करना है ना, तो आप यहाँ कर, मैं लिख लेता हूँ पेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ एडिट विद। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये मुझे रीडायरेक्ट करके एक न्यू पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इस पेज को क्रिएट करने की सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए, मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई थी कि मेन्यू हमने कहाँ से ले लेना है, थीम से। फुटर हमने कहाँ से ले लेना है, थीम से। बाकी जो सेंट्रल एरिया है कंटेंट, वो कौन बना के देगा हमें, हमारा पेज बिल्डर। अब वो पेज पेज बिल्डर। बिल्डर कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये मैंने जैसे किया, देखिए ऊपर हेडर आ गया, नीचे फुटर आ गया, और सेंटर में मेरे पास पूरी इजाज़त है कि मैं यहाँ पे अपना जो पेज है ना क्रिएट कर सकता हूँ। अभी तक ये पेज ऐसा नज़र आ रहा है, हेडर फुटर, दरमियान में कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ें हैं, मेरे पास इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं। ठीक है, सर अभी अच्छा, तक ब्लैंक पेज ही नजर आ रहा है अभी तक तो। जी यस सर, सर, अभी ठीक बिल्कुल तक क्या, नहीं वाइट हुआ। पेज स्टिल है, अब नजर आ रहा है सर। स्टिल है। स्क्रीन स्टक हुई भी है?
यस सर। मैं जी एक सर। मिनट दोबारा जी मुझे अब बताएं कि अब नजर आ रहा है स्क्रीन वगैरह? जी सर। जी सर, अब नजर आई। अब ठीक है। अच्छा ये देखें, मैं वही बात बता रहा था कि देखिए ऊपर वाला मेन्यू थीम का आ गया, फुटर थीम का आ गया, जो सेंट्रल एरिया जो कंटेंट है वो किसका है हमारे पास, वो पेज बिल्डर ने दे दिया, जो कि हम किस कंपनी का फिलहाल यूज करें अल्पेंडो। ठीक है, अब इसके पास इसके जो है ना हमारे पास कुछ ऑप्शन है। मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो साइट सेटिंग, थीम बिल्डर। अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ साइट सेटिंग की, इसके अंदर मैं अपने इस हवाले से, इस पेज के हवाले से मैं ग्लोबल कलर्स वगैरह और ग्लोबल फॉन्ट्स वगैरह डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ग्लोबल कलर्स और ग्लोबल फॉन्ट्स क्या करेंगे, अगर मैं ग्लोबल कलर्स के अंदर आ जाता हूँ तो मैं एक प्राइमरी कलर सेटल कर देता हूँ, एक सेकेंडरी, एक टेक्स्ट और एक ऐसे। इससे क्या हो जाता है देखें, इससे ये फायदा होगा हमें कि हमारे पास, हमें जब आप एक थीम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होगे ना, तो आपको बार बार कलर उठाने नहीं पड़ेंगे, यानी कि बार बार आपको कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप प्राइमरी में सेटल कर देते हो हेडिंग के लिए कलर, सेकेंडरी में भी हेडिंग के लिए कर देते हो, टेक्स्ट के में टेक्स्ट का कलर सेटल कर देते हो। तो जैसे ही आप कोई हेडिंग बनाओगे वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक करके उस पर अप्लाई हो जाएगा। वरना आपको अगर 10 हेडिंग्स बनानी है तो 10 हेडिंग्स का आपको अलग अलग से कलर सेम सेटल करना पड़ेगा। जैसे वाइट है, तो जैसे ही मैं हेडिंग बनाता हूँ तो मुझे हर हेडिंग का अलग अलग जाके कलर को सेटल करना पड़ता है कि वाइट वाइट वाइट। बट अगर मैं यहाँ पे सेटल कर दूंगा तो सिर्फ एक दफ़ा करना पड़ेगा और उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अब देखिए इसका ग्लोबल कलर ये है प्राइमरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हेडिंग, बल्कि मैं पहले एक सेक्शन अगर क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं इसे हेडिंग, ऑटोमेटिकली जो कलर मेरे पास आया ना वो वही वाला आया जो वहाँ पे लगा हुआ था, जो कि डिफ़ॉल्ट है। बट मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंगली, थीम से मुराद मेरी वेबसाइट की कलर स्कीम, यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम के हिसाब से मैं इन कलर्स को सेटल वगैरह जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं इनके कलर्स सेटल कर सकता हूँ और मैं इसके फ़ॉन्ट सेटल कर सकता हूँ कि प्राइमरी फ़ॉन्ट जो हेडिंग होगी उसका फ़ॉन्ट क्या होगा। ये वही सारी बातें हैं जो हम HTML CSS में बड़ी डिटेल में करके आए थे कि आपने हेडिंग एक तरह की रखनी है, कलर्स एक तरह के रखने हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ रखने का तरीका यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैंने तभी आपको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने का तरीका बताया था, मैंने आपको कलर्स को सिलेक्ट करने का तरीका बताया था। क्या आता है आप लोगों को या भूल गए हैं? यस सर आते हैं। सर आता है। आता है सर। कि कलर्स कैसे ढूंढने हैं, सर्च कैसे करनी है, कौन सा कलर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है वगैरह वगैरह, वो सारा हमें पता है। बस उन्हीं तरीकों की मदद से मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लेना कोई भी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट्स वगैरह और ये सेटल कर सकता हूँ। अब बाकी ये थीम वगैरह के स्टाइल्स है जो कि हमने सेटल करवा सकते हैं, टाइपोग्राफी के ऑप्शंस वगैरह। ये देखें कि अगर आपको ये करना पड़ेगा तो आपको उधर जाके उन चीज़ों को डिसेबल करना है। ये वही ऑप्शन है जो कि मेरे पास थीम की तरफ से भी मौजूद थे। ठीक है, कि आप वहाँ से जाके इन्हें ख़त्म करो तो फिर ये वाले ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बटन्स के, इमेजेस के, फॉर्म फील्ड्स वगैरह में। बाकी अगेन ये वही ऑप्शन है, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्सेस क्या होते हैं कि जैसे आपके पास एक इमेज होती है ना, ठीक है, अब जैसे आप इमेज पे क्लिक करते हो तो सारा साइडों वाला एरिया ब्लर हो जाता है, वो इमेज थोड़ी सी ऊपर उठ के आ जाती है। अगर मैं इसकी लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊं, आई गेस ये वाला, ये लाइट बॉक्स है एक तरह का, कि बाकी पेज थोड़ा ब्लर हो जाता है, इमेज थोड़ा विजिबल हो जाती है। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, लाइट बॉक्स। ठीक है,
कि बाकी एरिया थोड़ा सा ब्लरी हो गया और आपकी जो इमेज है वो विजिबल हो गई, ये बेसिकली लगभग। तो ये उनकी जेनेरिक सेटिंग्स वगैरह हैं जो कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। जो कि मेरे पास क्या होते हैं, ऑप्शन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं, साइट आइडेंटिटी। बट अगेन ये चीज़ें मैं वहाँ से भी सेट कर सकता हूँ जहाँ से मैं पहले करके आया हूँ, और मैं यहाँ से भी क्या करवा सकता हूँ, सेटल वगैरह करवा सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थीम बिल्डर। अब जो थीम बिल्डर है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें वो मुझे कहता है प्रो, गो प्रो। मतलब कि वो मुझे हेडर बिल्ड करने की, फुटर बिल्ड करने की, सिंगल पेज, सिंगल पोस्ट वगैरह सारा कुछ बिल्ड करने की इजाज़त दे रहा है। बट क्या कहता है कि इजाज़त तो है बट पेड इजाज़त है, प्रो कर लो तो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तो प्रो के पैसे नहीं है तो हम थीम बिल्डर छोड़ देते हैं, हम थीम बिल्ड नहीं कर रहे। बाकी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं कि आपने यूज़र प्रेफरेंसेस कि आप क्या करवाना चाहते हो, कि आप इसकी जो थीम है लाइट रखना चाह रहे हो, ये देखें लाइट हो गया, डार्क रखना चाह रहे हो, ऑटो डिटेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो लाइट के हिसाब से थीम को डार्क कर देगा, लाइट कर देगा, ठीक है। अगर आप सपोज मैं लाइट रखवा लेता हूँ तो लाइट हो जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एडिटिंग हैंडल्स, आपके पास उनके साथ हैंडल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे जिससे आप क्विकली किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकोगे, ठीक है। बट मैं ये प्रेफरेंसेस को डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। मैं इसका पैनल को, ये वाला पैनल है, ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, पर मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ। बाकी फाइंडर वगैरह है कि अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कि कोई चीज़ कहाँ पे है। पेज को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि पेज कैसा लगेगा, ठीक है। और एग्जिट टू डैशबोर्ड करना चाहते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप डैशबोर्ड में वापस चले जाओगे। अब मेरा पेज फिलहाल ऐसा लग रहा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने से मैं वापस डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास सारे विजिट्स आ जाएंगे। खैर मैं इन विजिट्स की तरफ अभी आता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे जिनकी मदद से मैं अपना पेज क्रिएट करूंगा। हमारे इसी तरह बॉटम्स पे भी कुछ ऑप्शन है, ठीक है। अगेन हमारे पास वही सेटिंग्स हैं जिससे मैं इस पेज की सेटिंग कर सकता हूँ कि इसका नाम बदल सकता हूँ, इसका स्टेटस वगैरह वगैरह, कि इसका स्टेटस पब्लिश है मैं इसे प्राइवेट कर सकता हूँ, मैं इसका नाम बदल सकता हूँ, मैं इसका टाइटल को हाइड करवा सकता हूँ वगैरह वगैरह। और इसका पेज लेआउट जो है वो ये देखें, डिफॉल्ट पेज टेम्पलेट फ्रॉम द थीम। अब ये थीम बता रहा है कि पूरा पेज चौड़ा होना चाहिए, फुल विड्थ होना चाहिए, इसीलिए फुल विड्थ आ रहा है। यही एलिमेंट और अगर आप लगाते ना उसके ऊपर जो हमने पुरानी थीम की थी तो आपका सारा का सारा डिजाइन ऐसे बिल्कुल सेंटर में बनता, फुल विड्थ आपको ना मिलती, साइडों पे थोड़ी थोड़ी स्पेस उसने दी होती। क्यों? क्योंकि वो थीम ने लेआउट बताया हुआ, बट इसमें तो लेआउट ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने जो डिफ़ॉल्ट है वो मुझे पूरी इजाज़त दे रहा है तो मैं कह रहा हूँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेविगेटर है। नेविगेटर से क्या होता है, अगेन जैसे वहाँ पे नेविगेटर था कि जब आपके ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो आप नेविगेट कर सकोगे कि कहाँ पे क्या सेक्शन है, क्या चीज़ है वगैरह। इजीली आप इसकी मदद से डिफरेंट एरियाज को नेविगेट कर सकोगे। अच्छा, तस्वीर कहाँ पे है, क्योंकि अभी कल को हमारा ये पेज भर जाना है चीज़ों से, तो तब नेविगेशन इस्तेमाल होगी। हिस्ट्री आ जाती है, मतलब कि रिवीजन, कि अगर आपने जो एडिटिंग की है वो आप वापस रिवाइज करना चाहते हो, भाई उस पर क्लिक करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिवीजन्स वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड है। रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर आप डिफरेंट व्यूज़ के लिए ये चीज़ देख सकते हो। मोबाइल है, टैबलेट है और डेस्कटॉप है। वो कहाँ से देखोगे, यहाँ पे। मतलब कि आप अपनी एडिटिंग हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हो इन ऑप्शन की मदद से। इन्हें देखोगे, अगर मोबाइल पे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें सेटल कर लो, डेस्कटॉप पे अच्छी नहीं लग रही उन्हें सेटल कर लो, वगैरह वगैरह हम क्या करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू है। जो भी आप काम करोगे आप इस पर क्लिक करके उसका एक प्रीव्यू ले सकते हो कि अच्छा वो कैसा लग रहा है, जैसे कि ये।
अभी मैंने कोई काम भी नहीं किया, तो प्रीव्यू से मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा कि कैसा लगा। और अगेन यहाँ से जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो अपडेट करता रहूँगा, और यहाँ पे मैं उसे एज अ ड्राफ्ट या एज अ टेम्पलेट सेव कर सकता हूँ, ताकि मैं बाकी जगहों पे भी उस पार्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करवा सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करवा सकता हूँ, यहाँ से उसे सेव करवा सकता हूँ, और ये जो 3 ऑप्शन हैं ये मेरे क्या हैं, यहाँ से मैं अपने एलिमेंट्स को चूज कर सकता हूँ। ये क्या होते हैं, ये पार्टिकुलर एक, इसका नाम भी विजेट है, कि क्योंकि ये देखिए मैंने आपको बताया था विजेट की सेम डेफिनेशन ऐसे कर लें कि जो कोई पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी हमें छोटी सी दे। अब हेडिंग ऐड करनी है तो इस विजेट को यहाँ से ड्रैग, यहाँ पे ड्रॉप। बट मैंने आपको असूल एक बताया था कि कुछ भी बनाने से पहले पहले उसका सेक्शन बनाएं, उसका एरिया बनाएं। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे कहता है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे उसका नाम स्ट्रक्चर है, कैसा एरिया बनाना चाह रहे हो। किसी जगह पे रो होगा, किसी जगह पे कॉलम होगा, तो आपको फर्क पता होना चाहिए कि क्या है। अब मैं कह देता हूँ कंप्लीट एरिया। आज मैं आपको ऐसा कुछ क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, आज हम सिर्फ इनके ऑप्शंस की बात करेंगे, और कल हम इसके ऊपर कोई एक आधा पेज जो है वो बना के देखेंगे। अभी आप इसके ऑप्शंस जाके एक्सप्लोर करोगे कि अच्छा क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ही मैंने कुछ ओपन किया, यहाँ पे उस सेक्शन की एडिटिंग स्टार्ट हो गई। उसका लेआउट, उसका स्टाइल और एडवांस, 3 टैब्स हैं इसके अंदर मेजर, जो कि आपको हर चीज के मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर किसी भी चीज को ड्रैग करना, देखिए मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर रख रहा हूँ। कितने ऑप्शन मिलेंगे, 3। कंटेंट हो गया, स्टाइल हो गया, और एडवांस हो गया। स्टाइल के अंदर आपको सारे CSS ऑप्शन मिल जाएंगे, एडवांस के अंदर भी आपको CSS ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मार्जिन पैडिंग। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या याद करना है, याद रखना है कि जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा ना, उस एरिया की ओपन हो जाएगी। हेडिंग में हूँ, इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, सेक्शन में आके। ऐसा नहीं करना किसी पे सिलेक्ट करके किसी और को एडिट कर रहे हो, ये चीज का ख्याल रखना कि आप किस पोर्शन के अंदर मौजूद है। इसे खत्म करना है, इस पे क्लिक करें और ऐसे डिलीट। अब देखिए मेरे पास इनर सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं मजीद अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि मैं डिजाइन कैसा बनाना चाह रहा हूँ, तो ये काम मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, हेडिंग है, मैं हेडिंग को रख सकता हूँ। इमेज है, मैं ये देखिए सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, IMG का टैग नहीं लगाना पड़ रहा। इमेज इधर से लगाई, इमेज आ गई। उसका साइज साइज सेटल करें, अलाइनमेंट सेटल करें, उसका कैप्शन दें, उसे लिंक अगर देना है, उसकी विड्थ, हाइट, ओपेसिटी, CSS फिल्टर्स, बॉर्डर की टाइप, बॉर्डर का रेडियस, बॉक्स शैडो। इतने ऑप्शन, क्या गटनबर्ग मुझे इतने ऑप्शन दे रहा था कि मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड, बॉर्डर वगैरह वगैरह? नो सर। उसमें तो इतनी चीजें थी ही नहीं। उसमें वो ज्यादा से ज्यादा इमेज पे आसान कर देता था कि राउंडेड वगैरह करवा लो, टेक्स्ट पे क्या देता था कि 1-2 चीजें। अब यहाँ पे हर पर्टिकुलर चीज की बेतहाशा ऑप्शंस आ गए, जिसके लिए हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बटन्स वगैरह दबा के और काम करवा देंगे। ठीक है, अब बटन है, बटन लगाओगे बटन आ जाएगा। ठीक है, एक ही एरिया के अंदर मल्टीपल चीजें भी आएंगी। हेडिंग लगाओगे, ये देखिए हेडिंग मैं उसके ऊपर रखवा देता हूँ, हेडिंग। ये मेरे पास सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, पैराग्राफ में पैराग्राफ रखवाया, पैराग्राफ। स्पेस देनी है, स्पेसर आ गया। इसे डिवाइड करना है, डिवाइडर आ गया। मैप्स आ गए, आइकन आ गए। अब देखें, वो कहता है ज्यादा चीजें लेनी है ना तो पे करो। ये देखें, ये चीजें ड्रैग नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ये लॉक्ड है, ये छोटा सा लॉक बना हुआ है इसके साथ।
अब मैं इसे कैसे ड्रैग करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये देखिए इसके अंदर ज्यादा ऑप्शन आ गए, मीडिया क्राउजल, टेस्टिमोनियल क्राउजल, यानी कि वो ऐसे घूमने वाली चीजें भी आ गई, ज्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन आ गए। ये कुछ जनरल है, ये मेरे पास मौजूद है, ये देखिए ये तो मैं ऐड करवा सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, लिंक लिस्ट है, ये मैं यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। अभी मैं इसे एडिट नहीं कर रहा, ठीक है। प्रोग्रेस बार है, मैं उसे ऐड करवा सकता हूँ। कितनी ज्यादा बने बनाए विजेट्स हैं, आपको इसका कोड लिखना ही नहीं पड़ रहा। बट जब मैं कुछ और ऑप्शंस की बात करता हूँ, ये देखें ये क्या है, लॉग पेड। वो कॉमर्स के फीचर्स की बात करता हूँ, पेड। वो कॉमर्स को अभी छोड़ दें, अभी इसे करने की जरूरत नहीं कि वो कॉमर्स क्या होता है, बस इतना याद रखें एक प्लगइन होता है वो कॉमर्स। और ऑप्शन, अच्छा ये वर्डप्रेस वाले किसी पेज को ऐड करना है, एक पेज के अंदर ऑडियो आर्काइव वीडियो वगैरह कर सकते। बट क्या हुआ कि मैंने अगर ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरे पास स्लाइड्स होती तो मैं स्लाइड भी लगा सकता। अगर मुझे अब ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, पेड को ढूंढने की कोशिश। ठीक है, अब आप लोगों के ज़िम्मे क्या काम है, आप लोगों ने आज इसे ऐड करना है अपने पास, और इसके सारे ये जो विजेट्स हैं जो पॉसिबली आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उन्हें आपने एक्सप्लोर करना है कि अच्छा ये लगाऊं तो क्या होता है, ये लगाऊं तो क्या होता है। खुद अपने पास एक पेज के अंदर इसे लगाएं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करना है, जैसे इनर सेक्शन में क्या है, इमेज लगाऊं, फिर इमेज के आगे मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने अगर चूज इमेज करनी है, मैं चूज इमेज पे क्लिक करता हूं, वो कह देता है शाहिद अफरीदी, मैं ऐसे क्लिक करूं, क्या होगा, मेरे पास शाहिद अफरीदी की पिक्चर। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने ऐड की है, मैं अपडेट करता हूं। ये देखें यहाँ पे ऑटो रिफ्रेशर लगा हुआ है, जैसे ही आप लगाते हो ना पेज प्रीव्यू ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो। अभी तक मैंने ऐसे अपना एक पेज बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक पेज अभी फिलहाल बन रहा है। आपने क्या करना है इसी तरह से कि भाई ये क्या ऑप्शन है, स्टाइल के क्या ऑप्शन है, वेड्थ है, मैक्सिमम वेड्थ है, हाइट है, उसकी ओपेसिटी क्या है, होवर करने पे ओपेसिटी वगैरह क्या होनी चाहिए, बॉर्डर की टाइप कैसी है, सॉलिड, डॉटेड, ग्रूव, रेडियस, बॉक्स शेडो वगैरह। देखिए मैंने दिया है हल्का हल्का बॉक्स शेडो आ गया। ठीक है, उसके एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें कि मैं मार्जिन देता हूँ, पैडिंग देता हूँ। ये देखिए मार्जिन पैडिंग अप्लाई हो रही है कि नहीं। अब देखें मैं जैसे जैसे दूंगा मार्जिन पैडिंग ये वो उस तरह से। ठीक है, CSS ID क्या होती है, मोशन इफेक्ट क्या है, एनिमेशंस कैसे हैं, बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा अब पर्सनली तौर पे एक्सप्लोर करना। अच्छा जी, ये जो फीचर है ना ये पहले नहीं होता था, ये अपडेट में आया है, मास्क, कि हम मास्किंग वगैरह जो है करवा सकते हैं। ये उसी तरह का मास्क है जैसा फोटोशॉप में आप लोगों ने अगर यूज़ किया तो होता है। ठीक है, न्यू फीचर न्यू अपडेट में इन्होंने ऐड किया, पहले नहीं था। जी सर, शहरोज अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने इंस्टॉल किया है लेकिन बाद में एरर आ रही है, इसकी ओपन नहीं हो रहा, इसका जो डैशबोर्ड टूल्स बार वाला बोर्ड है। जी आपने ऐड किया, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर आ रही है सर, आपको एक्सेस पेज करना है पर्सनली, जो साइट क्या पे तो वो एरर है, नहीं आ रही, मतलब
न्यू पेज क्रिएट करता हूँ सबके ऊपर एरर डायलॉग तो पहले से बन के आ जाता है सबसे। प्लगइन आपका ठीक ऐड हुआ है? यस सर, इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिव भी हो गया सर। ठीक है। अच्छा, वो जो एरर अगर आ रहा है ना, उस एरर को या तो वो वार्निंग होगी, वो एरर नहीं होगा, वैसी कोई वार्निंग होगी, वार्निंग उसे है, क्रॉस यस कर, सर। उसे क्रॉस कर दें, फिर उसके पीछे देखें वो बटन आपको नजर आ जाएगा एडिट विद एलिमेंट। सर एड एलिमेंट पे जाता हूँ तो फिर वो एरर आ जाती है वही। क्या एरर क्या है वो? हाँ, वो डायलॉग बॉक्स ऊपर आ जाता है, उसे क्लोज करता हूँ फिर भी मतलब एडिटिंग नहीं होती। आप ऐसा करो, मुझे वो दिखाओ ना भाई, क्या चीज लिखी हुई आ रही है किस तरह, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, बाकी आपने क्या करना है कि देखिए ये जो इसके ऑप्शंस है ना, कि आपने ये चीज़, अब ये पार्टिकुलर चीज़ मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे तो है, ठीक है, डेस्कटॉप पे हाइड हो जाए, मोबाइल पे नज़र आए वगैरह वगैरह। मैं ये सारे काम करवा सकता हूँ, एट्रीब्यूट्स वगैरह, कस्टम CSS, बट अगेन ये पेड में आ जाएगा। कस्टम CSS वगैरह में ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमने क्या करना है आप लोगों का एक काम तो ये है कि आपने इसे ढूंढना है, यानी कि ढूंढने से मुराद ये है कि आपने इसे लगा के एक्सप्लोर करने हैं सारे के सारे ऑप्शन के क्या क्या मौजूद हैं, जिस तरह से रैंडम बना लें, बेशक कोई तरतीब ना हो, बस आप उन्हें लगा के देख लें, अच्छा मैं इसे क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ठीक है। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक पेज, बेसिक सा एक पेज क्रिएट करके दिखा दूँ कि भाई हमने शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, कलर कैसे ग्लोबल चूज करेंगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे सेक्शन बनाते जाएंगे वगैरह वगैरह, मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कल हम एक क्रिएट करके देख लें A to Z, एक स्टैटिक पेज, एक सिंगल पेज वेबसाइट जो होती है ना, उस तरह की कोई चीज़, ठीक है। बट आपने अभी आज तक का काम क्या करना है, इसे एक्सप्लोर करना है, इसके जितने भी ऑप्शन हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसका प्रो वाला ढूंढ लें। अब आप कहेंगे सर प्रो तो पेड है, ढूंढे कैसे? तो चले मैं आपको आज साथ ही जो है ना, हम सर्च करना सीख लेते हैं कि कोई भी चीज़, कोई प्लगइन, कोई थीम, आखिर सर्च कैसे करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। ये जो अब मैं आपको बात बताने लग रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर के लिए नहीं है कि भाई ये पार्टिकुलर चीज़ है तो इसी के लिए बस नहीं, कोई भी प्लगइन कभी भी ढूंढना पड़ जाएगा, तो इंटरनेट पे उससे ढूंढते कैसे हैं भाई, हाउ टू सर्च एनी प्लगइन एनी थीम ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना तरीके बता देता हूँ कि किन किन तरीकों से कोई चीज़ इंटरनेट पे मिल सकती है। सबसे पहला जो बेस तरीका है वो है गूगल। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है पहले ही, आप ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, बट अगेन कुछ और ऐसे तरीके हो सकते हैं शायद जो आपको ना पता हो। अच्छा, पहला तरीका है जी गूगल, मैं इन्हें क्रॉस कर देता हूँ। गूगल पे अपनी क्यूरी जैसे डालते हैं, क्यूरी का होता है सवाल, आपका सर्च जो भी आपने लिखना है। अब आपने यहाँ पे लिख लेना उस चीज का नाम, उसका पूरा नाम, प्रो ढूंढना है ना, अब जब मैंने लिखा है ना, अब इसको ना सर्च पेज को एक पढ़ने की बिना थोड़े से रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं, किसी भी वेबसाइट का आपने अंदाजा ऐसे लगाना है, अगर तो वो ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, मतलब कि वहां पे चीज पेड ही मिलेगी आपको, यानी कि अगर मैं इस वेबसाइट पे चला जाता हूँ ना, तो यहाँ पे पेड होगा, क्यों? क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अब हमने विजिट नहीं करना, क्यों? क्योंकि अब हम जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, तो जुगाड़ कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट वाले तो नहीं ना देंगे। जुगाड़ हमें कौन देगा? कोई मेरे जैसा बंदा, कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, जिसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जुगाड़ों के लिए, ठीक है। तो इसे पढ़ने की तमीज़, अब देखिए मैं इसे ओपन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसे ओपन करके मैं यहीं से पढ़ लूंगा कि ये कौन सी चीज़ है।
अब देखिए WP वेब एजेंसी, अब मुझे पता WP वेब एजेंसी किसी थर्ड पार्टी बंदे की होगी, किसी लोकल बंदे की है, मेरे जैसे किसी की, तो मैं इसे ओपन करके देख सकता हूँ। ठीक है, ये देखें sogam.com। अब sogam.com पे अगर एलिमेंट और पड़ा है, मतलब कि ये ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, मतलब ये किसी और की है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये देखें vaplay.com, यहाँ पे भी मुझे मिल सकता है। अब देखिए wordpress.org है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस वाली, मतलब कि मुझे यहाँ पे वो फ्री वाला मिलेगा, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये देखें GPL किंग, यहाँ पे हो सकता है। सुपर बी थीम्स यहाँ पे हो सकता है, फ्री कोड जिला यहाँ पे हो सकता है, कैंप कोड्स, नाइट्रो SEO, yukapo.com वगैरह वगैरह। अब जो जितनी ये नॉन ऑफिशियल सी वेबसाइट्स हैं ना, जो रैंडम सी लग रही हैं, इनके ऊपर हम विजिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जुगाड़ के तलाश में है, फ्री में ढूंढने की तलाश में है, पे नहीं करना। अब हम इन्हें विजिट करेंगे और ऐसे ऑफिशियल्स के ऊपर मैं विजिट करके टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इन्हें ओपन करता जाऊँगा एक एक टैब में, फिर मैं इन्हें देखूँगा अच्छा किस पे पड़ा हुआ है। कुछ वेबसाइट ने झूठ बोला होगा, कहा होगा पड़ा हुआ, आप जाएंगे देखेंगे नहीं होगा, ठीक है, बट कुछ के ऊपर जाएंगे उन्होंने सच बोला हुआ होगा, तो हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहला तरीका है गूगल पे लिखें, एक्स्ट्रा थीम चाहिए लिख लें, ठीक है, अवाडा थीम चाहिए लिख लें, जो भी चीज़ है उसका नाम आगे फ्री डाउनलोड बस लिख देना। भाई हमें ये चीज़ फ्री में चाहिए, हम पे नहीं करना चाहते। ठीक है, पहला तरीका है जी गूगल पे सर्च करने का तरीका भी आपको बता दिया कि ऐसे वो कोई भी चीज़ आपको मिलेगी। दूसरा तरीका है हमारे पास YouTube। अब YouTube पे चीज़ को कैसे ढूंढा जाता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे YouTube पे आऊँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिमेंट और फ्री डाउनलोड, यहाँ पे भी अपनी वैसी सी क्यूरी डाल दो। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो वीडियोस आती हैं, डाउनलोड लिंक नहीं होते, तो आपको मैं बता दूँ डाउनलोड लिंक्स भी होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लोगों की। जिसने वीडियो बनाई होगी ना, उसने हमारे लिए वीडियो बनाई है, वो हमारे लिए आसानी करना चाह रहा है। अब इसे करने का तरीका क्या है, सर्च करें, फिल्टर में आ जाए। अब देखिए 6 मंथ ओल्ड सोल्यूशन देखने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अगर वो कोई एलिमेंट और दे भी रहा है तो वो 6 मंथ ओल्ड दे रहा है। ठीक है, हो सकता है वो लिंक डाउन हो गया हो या वो सोल्यूशन ख़त्म हो गया हो। अब मैंने क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है, उसी महीने के अंदर अंदर अगर किसी ने डाली हुई है या उसी वीक के अंदर अंदर। अब ये देखिए इसने 3 दिन पहले डाली है, मैं इसकी वीडियो ओपन कर लूँगा। ठीक है, ओपन करके सबसे पहले मैं वीडियो चलाने की ज़हमत नहीं करता, मैं कहता हूँ इसके लिंक है कोई, ये देखें मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके देख लूँ। ठीक है, एक वीडियो में नहीं मिलती, दूसरी वीडियो में आ जाए, तीसरी में आ जाए, चौथी में आ जाए, वैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये DV चाहिए। अगेन क्या करें, फिल्टर लगाएं, दिस वीक का, दिस मंथ का, या दिस ईयर का लगा लें। अगर दिस वीक में भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो अभी का तो होगा ना कोई। उनकी वीडियो देखें, वीडियो पूरी देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा जल्दी जल्दी देख लें और उसके डिस्क्रिप्शन देख लें, अगर कोई डाउनलोड लिंक है उस पर जाएँ, अगर तो पड़ा हुआ तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 2 तरीके किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को ढूंढने के हो।
थर्ड तरीका क्या है? थर्ड तरीका है हमारे पास टोरेंट। ठीक है, अब टोरेंट को यूज कैसे करते हैं? मैंने आपसे पहले भी पूछा था किस किस को टोरेंट को चलाना आता है और किस किस ने, मैंने कहा था सीखें, किस किस ने सीख लिया? जिन्हें आता है या जिन्होंने सीख लिया वो हैंड रेज करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे सीख लें या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने उस दिन बताया था कि वीडियो के हवाले से कोर्स मिल जाता, तो जब कोर्स मिल जाता होगा तो हमें क्या कोई रिसोर्स नहीं मिल सकता? ठीक है, अब देखिए सिर्फ 1 2 3 4 5 सिर्फ 6 लोगों को जो है ना वो चीज़ पता है बस। बाकी कितने? 31, यानी कि 25 लोगों को अभी तक पता ही नहीं है टोरेंट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, टोरेंट को इस्तेमाल करना देखना है। मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा, बट अगर मैं वीडियो बना सका तो मैं आपके लिए, पहले भी मैंने कहा था, या तो आप कोई भी वीडियो देख लें कि हाउ टू यूज़ टोरेंट, इंटरनेट पे बेतहाशे है, या मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, कि कैसे टोरेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब टोरेंट की बेतहाशा वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि पायरेट्स बे, अब ये क्या है, ये टोरेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे टोरेंट की चीज़ें पड़ी हैं। अब यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाओगे और आप अपनी क्यूरी डाल के चीज़ों को ढूंढ लोगे यहाँ। बट इसका यूज़ करना हमारे पास थोड़ा सा होता है, क्या कहते हैं, इलीगल। बट हम क्या करेंगे, वीपीएन वगैरह लगा के यूज़ कर लेंगे। अब एलिमेंट हो रहा है, मैं इसे पायरेट सर्च करूँगा। प्रो, ये देखें प्रो पड़ा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा तरीका है मेरे पास ये, अब इसकी वेबसाइट डिफरेंट है, एक तो पायरेट्स बे है, एक 1337X है, और दो ही मेजर हैं, बाकी इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। जैसे पहले थी हमारे पास, और भी इससे बड़ी बड़ी वेबसाइट थी, के कैश वगैरह और इस तरह से। बट वो चूंकि इस ये जो है रिसोर्सेज फ्री में डाले होते हैं, तो ये वेबसाइट्स वैसे डाउन कर देते हैं कि भाई ये नहीं होनी चाहिए। बट अगेन अभी तक हैं, आप यूज़ कर सकते हो वीपीएन वगैरह लगा के, या सिंपल भी कर लें। तो आपको तीसरी जगह है टोरेंट, आपको यहाँ से रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 जगह होंगी, चौथी जगह चौथी जगह है हमारे पास फेसबुक के ग्रुप्स। अब फेसबुक के ग्रुप्स कैसे, कि अगर आपकी फेसबुक आईडी है ना, आपने क्या कर लेना है, आपने ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना है, वर्डप्रेस के ग्रुप्स में, और कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी ग्रुप्स हो जाएं, क्योंकि इनके पास ज़रा जुगाड़ होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कर लेना, हमने इन ग्रुप्स में ऐड होना जाना है, वर्डप्रेस वाले ग्रुप में, फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, ब्लॉगिंग वाले ग्रुप्स में, इस तरह से आपने ऐड हो जाना। आपने क्या करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसके लिए एक पोस्ट लगा देनी है कि मुझे ये वाला प्लगइन कोई चाहिए, अगर किसी के पास है तो काइंडली दे दे। बट आप ऐसे जगहों पे रहने का रूल ये होता है कि आप लोगों की मदद करो, लोग आपकी मदद करें। आप पे गुडविल वहाँ पे जनरेट कर लो, आप बाकी सबकी भी हेल्प करते हो, आप ज़रा उस ग्रुप में नज़र आते हो, तो वो ज़रा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अच्छा आप वहाँ पे कर देते हो पोस्ट कि भाई मुझे ये चीज़, ये प्लगइन चाहिए,
लोग जो है ना वो पाकिस्तानी भी इतने बुरे नहीं है जितने हमें लगते हैं, कोई ना कोई हमारी मदद कर देगा। अगर नहीं भी करता, हमें इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये होता है कि टाइम बाय टाइम लोग वैसे ही रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं। वो कहेंगे 1000 प्लगइन्स का ये एक पैक है, ये मैं दे रहा हूँ, जिसे चाहिए ले लो। ये वाला फ्री अकाउंट है, जिससे चाहिए ले लो। पेड चीज़ें फ्री में ऐसे गिव अवे कर देते हैं कि जाओ ये लो। इन ग्रुप्स में रहने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको अभी कोई अवाडा थीम की ज़रूरत नहीं है, बट किसी बंदे ने शेयर की हुई है, तो आप क्या करोगे, उसी टाइम उसे सेव करके अपने पास रख लोगे, ताकि फ्यूचर में आपका वो काम आ जाए। कोई प्लगइन्स दिए में आप उन्हें डाउनलोड करके रख लोगे कि आपको फ्यूचर में काम आ जाए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप पोस्ट करोगे कि मुझे ये चाहिए। हो सकता है कोई बंदा आपको, अगर तो आपको पेड कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, बट वो आपके पास है $70 की, $80 की, हो सकता है कोई पाकिस्तानी आपको कहे कि चलो 300 मुझे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, या 500 मुझे दे दो, मैं आपको ये वाली लाइसेंस के साथ दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने किसी के लिए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं 200 रुपये की वो चीज़ लेके भी इंटीग्रेट कर देता हूँ तो कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता हूँ, मैं काम करवा सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये मेरे पास वो पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से मैं कोई भी प्लगइन, कोई भी थीम, कोई भी कोर्स, कोई भी रिसोर्स ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, और इन्हीं तरीकों को यूज़ करते करते कल आपने मुझे ये एलिमेंट और प्रो जो है ना, वो ढूंढ के लाना है, और आपने मुझे दिखाना है कि सर ये हम ढूंढ के लाए। ठीक है, क्या करना है कि प्रो ढूंढ के लाना है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी कल आई गेस एक ढूंढा है, वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। आप लोगों ने भी ढूंढना है, मेरे पास है, बट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि हर बंदा अपना अपना अलग अलग ढूंढ के लाए। अच्छा जी, मेरे पास एक पड़ा हुआ है। एक तो चीज़ मेक श्योर ये करनी है कि आप उसे जिप फॉर्मेट में लगा रहे हो। खैर वो अब अभी आप ढूंढ लो तो फिर हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये देखें प्रो पड़ा हुआ है। देखिए, फ्री वाला अलग से प्लगइन हुआ है, प्रो वाला एक डिफरेंट साथ उसका ऐड ऑन की तरह का एक डिफरेंट प्लगइन। मैं इसे लगा के ओपन कर लेता हूँ और इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए प्रो और डॉट जिप, ये सिर्फ और सिर्फ डॉट जिप फॉर्मेट में फाइल अपलोड करनी है, किसी और फॉर्मेट में ये सिंपल फोल्डर नहीं लगा देना। ठीक है, ये याद रखना कि जिप में। अच्छा जी, इसे लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोडिंग वगैरह में। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे भी कि भाई कितना आ रही है। यहाँ पे हमें वो रीडिंग मिलती रहती है कि 40% हो गई है, 30% हो गई है। अपलोड नहीं हो रहा, ये इंटरनेट मेरे ख्याल से ज़्यादा इसमें हो गया शायद। अच्छा देखें, जब आप अपलोड करोगे ना, और अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाए कि इंस्टॉलेशन फेल्ड, मतलब कि आपके प्लगइन में मसला है।
वो आपको बताएगा कि क्या मसला। मैं इसे एक्टिवेट भी साथ ही कर लेता हूँ। अब ये मेरा प्रो वाला था, ये मेरा फ्री वाला नहीं था, ये मेरा अलग था। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, देखिए एक्टिवेट हो गया। देखिए एक सिंपल अलग है और प्रो अलग है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रो किए होते हैं ना, बेसिकली जैसे इन्होंने आईडीएम वगैरह को क्रैक किया होता है ना, ये भी वैसे ही क्रैक होते हैं। इनमें मसला क्या होता है कि ये अपडेटेबल नहीं होते। मतलब अगर कोई अपडेट आएगी तो ये अपडेट नहीं आ सकती, बाकी वर्क सही तरह करेंगे। अच्छा, पेजेस पे चला जाता हूँ दोबारा से, ये वाला, इसे मैं इधर से ही एडिट विद एलिमेंट को क्लिक कर देता हूँ। अभी तक जहाँ पे ताला था, मतलब कि अगर ताला ओपन हो गया मतलब कि ठीक है, मेरा प्लगइन ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, क्या अब ये प्रो फीचर्स के आगे लॉक लगा हुआ है? नहीं। और इन्हें मैं यूज भी कर सकता हूँ, ये ले ड्रैग भी हो रहे हैं। स्लाइड्स वाला ले आते हैं, ये ले। अब क्या मैंने इस प्रो के पैसे दिए? नहीं, बट फीचर आ गए प्रो वाले, एनिमेटेड हेडिंग, ये। देख लेना है कि ये देखें, अभी प्रो वाले ऑप्शन थे ना, पहले ऑफ थे, अब देखिए सारे ओपन हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये देखें साइट पे ये वाले बंद थे, ये ओपन हो गए हैं। सिंगल ये बंद थे, ये ओपन हो गए हैं। वर्डप्रेस ये ओपन हो गए हैं। बट अगेन इस प्रो को करने से हो सकता है मेरा वो जो थीम वाला ऑप्शन था वो अभी भी ओपन ना हुआ, ठीक है। जो थीम बिल्डर था, पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि वो नहीं चलता, उसके लिए वो कहते हैं लाइसेंस खरीदना ही पड़ता है। बट अगर इतनी चीज़ भी मुझे फ्री में मिल गई है कि मेरे ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। ऐसे करके आपने क्या कर लेना है, प्रो ढूंढना है। मैंने भी ढूंढा है। अब मेरे पास और भी प्लगइन्स है, मैं देने को मैं आपको भेज दूँ ग्रुप में कि ये फाइल है, सब लोग लगा लें, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और मैं कहूँगा अगर किसी को मिल भी जाता है तो किसी ने भी ग्रुप में शेयर नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को प्रो मिल जाता है तो उसने ये ग्रुप में नहीं शेयर कर देना कि ये लो, इतना दरिया दिल नहीं बन जाना आपने कि ये लें, ये सब लोग ले लें। बाकी सब तब कैसे लेंगे जब कोई नया बंदा आके कहेगा कि ये प्लगइन चाहिए, फिर उन्हें कौन ग्रुप में मैसेज करेगा। अब तो चले आपकी कंबाइन असाइनमेंट है, तब तो सबकी इंडिविजुअल टास्क होंगे, तो किसी ने भी ग्रुप में नहीं शेयर करना, अपना अपना खुद ढूंढ के लेके आए कि कैसे मिलता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो प्लगइन ढूंढना है, दूसरा एक्सप्लोर करने हैं फ्री वाले के ऑप्शन, ठीक है। फ्री वाले के सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लोर करें और बाकी से ढूंढ के लिए। बाकी मैं जो रिकॉर्डिंग है वो क्या कर रहा हूँ,